क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि वो सवाल हैं जो आपने खुद से कभी पूछे ही नहीं। कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ 3 आसान सवाल आपकी शिकायतों को कृतज्ञता में, रिश्तों की दूरियों को अपनापन में और बेचैनी को गहरी शांति में बदल दें, तो क्या होगा? जापान में दशकों से एक ऐसी आत्मचिंतन की विधि अपनाई जाती रही है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। इसका नाम है नाइकान। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं, कोई पॉजिटिव थिंकिंग का जादू नहीं और ना ही घंटों ध्यान लगाने की तकनीक है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें देखकर इंसान पहली बार खुद को वैसे देखता है जैसा वो वास्तव में है। अक्सर हम सोचते हैं कि लोग हमारे लिए क्या नहीं करते, किसने हमें दुख दिया, किसने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन अगर एक दिन आपको एहसास हो जाए कि आपकी पूरी जिंदगी अनगिनत लोगों की छोटी छोटी मददों पर खड़ी है, तो क्या आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा? नाइकान द जापानीज आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाती है। ये किताब सिखाती है कि आत्मचिंतन का सही तरीका सिर्फ आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपके रिश्तों, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। लेकिन इस किताब का सबसे चौंकाने वाला रहस्य अंत में सामने आता है। एक ऐसा अभ्यास जिसे करने के बाद बहुत से लोगों ने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी पाने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की नहीं, सिर्फ उसे देखने का तरीका बदलने की जरूरत थी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जापान की ये अनोखी कला कैसे आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में गहरा बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दें। अध्याय 1, अतीत के लोगों के साथ चाय पीना। सोचिए, अगर आपको अपने अतीत के उन लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिले जिनसे आपको कभी गहरी शिकायत रही हो, तो माहौल कैसा होगा? शायद मन में वही पुरानी कड़वाहट, गुस्सा और वही घिसे पिटे शिकवे लौट आएंगे। हमारी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। बचपन में मिले दर्द, अपनों की अनदेखी और पुरानी चोटें उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे हमारे भीतर शिकायत और आक्रोश का रूप ले लेती हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दुखों को सीने से लगाए बिता देते हैं। लेकिन क्या ये दर्द हमेशा के लिए हमारा साथी रहना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस अध्याय में लेखक हमें नाइकान नाम की एक अद्भुत जापानी आत्मविश्लेषण पद्धति से मिलवाते हैं। लेखक अपनी खुद की कहानी से बात शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि बचपन के संघर्षों से जूझते हुए वे कैसे नाइकान की राह पर आए। नाइकान का सीधा सा अर्थ है अपने भीतर झांकना और रिश्तों को एक नए चश्मे से देखना। जब वे इस अभ्यास से जुड़े तो उन्हें समझ आया कि जिन पुरानी यादों को वे अब तक सिर्फ दर्द का जरिया मानते थे, उनके पीछे एक दूसरा सच भी छिपा था। ये अध्याय सिर्फ लेखक की कहानी नहीं है, बल्कि कई ऐसे आम लोगों के अनुभवों का खूबसूरत ताना बाना है जिन्होंने नाइकान के जरिए अपने जीवन के सबसे उलझे हुए रिश्तों को सुलझाया है। एक महिला का जिक्र इस अध्याय में आता है जो अपनी मां से सालों से नाराज थी। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसकी मां ने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। लेकिन नाइकान अभ्यास के दौरान जब उसने अपनी मां के जरिए मिले छोटे छोटे सहयोग और छिपे हुए त्याग के बारे में गहराई से सोचा, तो उसकी बरसों पुरानी नाराजगी एक पल में पिघल गई। शिकायत की जगह उसके दिल में मां के प्रति गहरी कृतज्ञता और प्यार भर गया। एक अन्य कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका बचपन एक बेहद सख्त और उपेक्षापूर्ण पिता के साए में बीता था। वो जिंदगी भर अपने पिता से नफरत करता रहा, पर जब उसने अतीत के पन्नों को निष्पक्ष होकर पलटा तो उसे समझ आया कि उसके पिता की अपनी भी कुछ मजबूरियां और सीमाएं थीं। इस नए नजरिए ने उसे अपने पिता को माफ करने और उनके प्रति सहानुभूति महसूस करने की ताकत दी। इतना ही नहीं, इस अध्याय में दादा दादी, पड़ोसियों और साथ काम करने वाले सहयोगियों से जुड़े भी कई मार्मिक किस्से शामिल हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हम अक्सर दूसरों की गलतियों को तो याद रखते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई मदद, उनके स्नेह और उनके त्याग को भूल जाते हैं। जब हम अतीत के उन लोगों के साथ अपनी यादों में बैठकर शांत मन से चाय पीते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हर रिश्ते में कमियों के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी छिपा था। लेखक बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि पुरानी शिकायतों को पकड़े रखने से घाव कभी भरते नहीं हैं। नाइकान का अभ्यास हमें इन्हीं पुराने घावों पर मरहम लगाने का मौका देता है। जब हम अपने रिश्तों को नए सिरे से, बिना किसी शिकायत के देखते हैं, तो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ने लगते हैं और मन को एक अनूठा सुकून मिलता है। अध्याय 2, अशांत जल में तैरना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी हमें सबसे बड़ा झटका देती है, तब पूरी दुनिया अंधेरी सी लगने लगती है? ऐसा लगता है जैसे हम एक तूफानी समुद्र के बीच अकेले तैर रहे हों। चारों ओर सिर्फ ऊंची ऊंची लहरें हैं और हमें बस अपना दर्द ही दिखाई देता है।
लेकिन क्या सच में उस समय हम बिल्कुल अकेले होते हैं, या फिर हमारा दुख हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हमें अपने आसपास मौजूद प्यार, मदद और दयालुता दिखाई ही नहीं देती? लेखक इस अध्याय में इसी गहरी सच्चाई को सामने लाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में दुर्घटना, गंभीर बीमारी, किसी अपने का बिछुड़ना, तलाक जैसी कठिन परिस्थितियां केवल हमें तोड़ती ही नहीं हैं, बल्कि हमें अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका भी देती हैं। अगर हम इन मुश्किल पलों में सिर्फ अपने दर्द पर ध्यान देंगे तो हमें केवल अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर अपने अनुभवों को दूसरी नजर से देखना सीख जाएं, तो उसी अंधेरे में उम्मीद की छोटी छोटी रोशनियां भी दिखाई देने लगती हैं। इस बात को समझाने के लिए लेखक फिल्म मैनचेस्टर बाय द सी का उदाहरण देते हैं। इस फिल्म का मुख्य पात्र इतना गहरे दुख में डूब जाता है कि उसे अपने आसपास मौजूद लोगों का प्यार और सहारा दिखाई ही नहीं देता। लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, उसका दर्द बांटना चाहते हैं, लेकिन उसका मन केवल अपने खोए हुए अतीत में अटका रहता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब दर्द बहुत बड़ा होता है, तब हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर टिक जाता है और हम उन अनगिनत लोगों को भूल जाते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे साथ खड़े होते हैं। इसके बाद लेखक एक ऐसी महिला की कहानी बताते हैं जिसकी गर्भावस्था के दौरान एक गंभीर दुर्घटना हो जाती है। उस समय उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर जाती है। वो दर्द, डर और अनिश्चितता से घिर जाती है। शुरुआत में उसे केवल अपनी तकलीफ ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो नायकान के अभ्यास के माध्यम से अपने अनुभवों पर शांत मन से विचार करती है, तब उसे एहसास होता है कि उस कठिन समय में कितने लोग उसके लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़े थे। उसे याद आता है कि डॉक्टरों ने घंटों मेहनत करके उसकी जान बचाने की कोशिश की, नर्सों ने रात रात भर उसकी देखभाल की, उसके परिवार ने अपनी चिंताओं को छिपाकर उसे हिम्मत दी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे अजनबी भी थे जिन्होंने बिना किसी पहचान के उसकी मदद की। पहले जो घटना उसे केवल दर्द का प्रतीक लगती थी, वही अब उसे इंसानों की करुणा और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई देने लगती है। उसकी परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन उसे देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। लेखक एक और भावुक कहानी साझा करते हैं। एक माँ अपने बेटे से मिलने जेल जाती है। उस मुलाकात के बाद उसके मन में कई तरह की भावनाएं उठती हैं। पहले वो सिर्फ अपने बेटे की सजा और अपने परिवार के दुख के बारे में सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एक ऐसी बात समझ आती है जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। जब वो जेल की ऊंची दीवारों, बंद दरवाजों और कैदियों की जिंदगी को देखती है, तब पहली बार उसे अपनी रोजमर्रा की आजादी का असली महत्व समझ में आता है। वो महसूस करती है कि सुबह खुली हवा में सांस लेना, अपनी मर्जी से कहीं भी जा पाना, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाना या बिना किसी डर के आसमान को देखना, ये सब कितने बड़े उपहार हैं। जिन चीजों को वो पहले बिल्कुल सामान्य मानती थी, वही अब उसे अनमोल लगने लगती हैं। ये अनुभव उसके भीतर गहरी कृतज्ञता पैदा कर देता है। अध्याय में एक कैंसर से जूझ रही महिला की कहानी भी है। बीमारी ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। वो अपने शरीर से नाराज थी, अपनी किस्मत से गुस्सा थी और हर दिन केवल यही सोचती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका मन शिकायतों और डर से भर चुका था। लेकिन जब उसने नायकान का अभ्यास शुरू किया, तो उसने अपने जीवन को बिल्कुल नए तरीके से देखना शुरू किया। उसने सोचना शुरू किया कि बीमारी से पहले उसके शरीर ने कितने वर्षों तक बिना रुके उसका साथ दिया। डॉक्टर, नर्स, परिवार और दोस्त लगातार उसके लिए समय, मेहनत और प्यार दे रहे थे। धीरे धीरे उसके भीतर का गुस्सा कम होने लगा और उसकी जगह कृतज्ञता ने ले ली। बीमारी समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसके मन का बोझ जरूर हल्का हो गया। लेखक इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उपचार का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अतीत के दुखों को मिटा दें या ये दिखाएं कि सब कुछ ठीक था। असली उपचार तब शुरू होता है जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और उसके भीतर छिपे प्रेम, सहयोग और इंसानियत को देखना सीखते हैं। हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत लोग होते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमें संभाला होता है, लेकिन हमारा ध्यान अक्सर केवल उस दर्द पर टिक जाता है जिसने हमें चोट पहुंचाई है। नायकान हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी केवल दुख ही मौजूद नहीं होता, वहीं कहीं आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारा हाथ थामे रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और बिना किसी उम्मीद के हमारा साथ देते हैं। जब हम इन बातों को सच में देखना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर धीरे धीरे शिकायत की जगह शांति, गुस्से की जगह समझ और निराशा की जगह कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी के तूफान हमेशा हमारे बस में नहीं होते, लेकिन उन तूफानों के बीच हम किस चीज पर ध्यान देते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। यदि हम केवल लहरों को देखते रहेंगे तो डरते रहेंगे,
लेकिन अगर हम उन हाथों को भी देख लें जो हमें डूबने से बचाने के लिए आगे बढ़े थे, तो वही तूफान हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत, विनम्र और कृतज्ञ इंसान बना सकता है। अध्याय 3, अवसरों पर चिंतन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने जीवन को याद करते हैं तो आपको रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें याद नहीं आती, बल्कि कुछ खास पल ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं। जन्मदिन, किसी प्रिय व्यक्ति से पहली मुलाकात, परिवार के साथ बिताई गई छुट्टियां, किसी बड़ी सफलता का दिन या फिर कोई ऐसा कठिन समय जिसने आपको अंदर तक बदल दिया। हमारा मन जीवन को एक लगातार चलने वाली कहानी की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग दृश्यों या तस्वीरों की तरह संजो कर रखता है। यही कारण है कि कई बार हम पूरी घटना को सिर्फ एक शब्द में समेट देते हैं, बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था। लेखक बताते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कोई भी अनुभव पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर खूबसूरत पल के पीछे किसी न किसी की मेहनत, त्याग और सहयोग छुपा होता है। उसी तरह हर मुश्किल समय के भीतर कोई ना कोई सीख, कोई मदद करने वाला इंसान या ऐसा अनुभव छिपा होता है जो हमें पहले से बेहतर बना देता है। नाइकान चिंतन हमें इन्हीं अनदेखे पहलुओं को देखने की कला सिखाता है। मान लीजिए आप किसी शानदार संगीत समारोह में जाते हैं। वहां बैठकर आपको सिर्फ गायक की मधुर आवाज सुनाई देती है और आप कहते हैं, वाह कितना बेहतरीन कार्यक्रम था। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो महसूस होगा कि उस एक शाम को सफल बनाने में कितने लोगों का योगदान था। मंच तैयार करने वाले कर्मचारी, घंटों तक अभ्यास करने वाले कलाकार, ध्वनि और रोशनी संभालने वाली टीम, टिकट की व्यवस्था करने वाले लोग, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से पहले हर छोटी बड़ी समस्या को चुपचाप हल किया। हम अक्सर इन लोगों को देख भी नहीं पाते, लेकिन उनके बिना वो खूबसूरत अनुभव कभी संभव नहीं होता। नाइकान हमें सिखाता है कि किसी भी सुखद अनुभव को केवल मुझे बहुत मजा आया कहकर समाप्त मत कर दीजिए। एक पल रुकिए और सोचिए, इस खुशी तक पहुंचाने में किन किन लोगों ने अपना समय, मेहनत और ऊर्जा लगाई होगी। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हैं, साधारण खुशी भी गहरे आभार में बदलने लगती है। तब आपको एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में मिलने वाली अधिकांश खुशियां केवल हमारी वजह से नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों के सहयोग से संभव होती हैं। लेखक घर बदलने का एक साधारण सा उदाहरण भी देते हैं। आमतौर पर जब लोग नया घर बदलते हैं तो उन्हें सबसे पहले थकान, सामान पैक करने की परेशानी, सफाई और भागदौड़ ही याद रहती है। बाद में वे कहते हैं वो समय बहुत कठिन था। लेकिन नाइकान का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अगर आप उस अनुभव पर शांत होकर विचार करें तो आपको याद आएगा कि किसी दोस्त ने भारी सामान उठाने में मदद की थी, पड़ोसी ने पानी दिया था, परिवार के किसी सदस्य ने घंटों तक पैकिंग की थी या किसी ने सिर्फ आपका हौसला बढ़ाया था। अचानक वही कठिन अनुभव केवल परेशानी नहीं रह जाता, बल्कि लोगों के प्रेम, सहयोग और अपनेपन से भरी एक खूबसूरत याद बन जाता है। घटना तो वही रहती है, लेकिन उसे देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसी तरह लेखक एक जहाज यात्रा का भी उल्लेख करते हैं, जहां छात्रों को नाइकान का अभ्यास कराया गया। यात्रा खत्म होने के बाद उनसे सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि यात्रा कैसी रही, बल्कि उनसे ये सोचने को कहा गया कि इस पूरे सफर के दौरान उन्हें किन किन लोगों से सहायता मिली, किसने उनकी सुविधा का ध्यान रखा और उन्होंने बदले में दूसरों के लिए क्या किया। शुरुआत में छात्रों को लगा कि ये एक सामान्य यात्रा थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि जहाज चलाने वाले कर्मचारियों से लेकर भोजन बनाने वाले रसोइयों, सफाई करने वाले लोगों और सुरक्षा संभालने वाली टीम तक कितने लोगों ने लगातार काम किया ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बन सके। इस चिंतन ने उनके भीतर केवल धन्यवाद की भावना ही नहीं जगाई, बल्कि ये एहसास भी पैदा किया कि वे स्वयं भी दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी रखते हैं। यही नाइकान की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें केवल धन्यवाद कहना नहीं सिखाता, बल्कि ये महसूस कराता है कि हमारी हर सुविधा के पीछे किसी न किसी का अदृश्य योगदान मौजूद है। जब ये समझ हमारे भीतर गहराई से उतरने लगती है तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है। हम लोगों की मेहनत को हल्के में लेना छोड़ देते हैं और छोटी छोटी मददों की भी सच्चे मन से कदर करने लगते हैं। लेखक एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमारी यादें पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती हैं, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। जिस तरह हम किसी पुराने अनुभव को देखते और समझते हैं, उसी के अनुसार उस अनुभव का अर्थ भी बदल जाता है। यदि हम बार बार किसी घटना के केवल दर्दनाक हिस्से को याद करते रहेंगे तो वो घटना हमारे मन में हमेशा बोझ बनी रहेगी। लेकिन यदि उसी घटना में मिली सीख, सहयोग और दयालुता को भी देखने लगे तो वही स्मृति धीरे धीरे हल्की और सकारात्मक महसूस होने लगती है। सोचिए, बचपन में कोई सख्त शिक्षक आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय उनकी डांट आपको अन्याय लगती थी, लेकिन वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो शायद समझ आता है कि उसी अनुशासन ने आपको मेहनती, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाया। घटना तो वही रही, लेकिन आपके देखने का नजरिया बदल गया, और जैसे ही नजरिया बदला, उस याद से जुड़ी भावनाएं भी बदल गईं।
यही कारण है कि नायकान केवल अतीत को याद करने का अभ्यास नहीं है, ये अतीत को नए दृष्टिकोण से समझने की प्रक्रिया है। जब हम अपनी स्मृतियों में छिपे दयालुता, सहयोग और सीख को खोजने लगते हैं तो हमारा वर्तमान भी बदलने लगता है। मन में शिकायतों की जगह कृतज्ञता आने लगती है और जीवन पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन की हर घटना एक नई नज़र से देखे जाने का इंतजार कर रही है। यदि हम केवल दर्द देखेंगे तो दर्द ही मिलेगा, यदि हम केवल खुशी देखेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब हम हर अनुभव में छिपी मेहनत, सहयोग, प्रेम और सीख को पहचानना शुरू करते हैं तो जीवन की वही पुरानी यादें हमें नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं और शायद यहीं से एक शांत, संतुलित और आभारी जीवन की असली शुरुआत होती है। अध्याय 4, कृतज्ञता और निराशा। अगर आपसे पूछा जाए कि आज पूरे दिन में कितनी ऐसी चीजें थीं जो आपको बिना मांगे मिल गईं, तो शायद शुरुआत में आपको कुछ ही बातें याद आएं। लेकिन जरा गहराई से सोचिए। सुबह किसी ने आपके लिए खाना बनाया, किसी किसान ने अनाज उगाया, किसी ड्राइवर ने सामान पहुंचाया, किसी कर्मचारी ने बिजली और इंटरनेट चालू रखा और अनगिनत लोगों की मेहनत के कारण आपका दिन सामान्य तरीके से चल पाया। सच तो ये है कि हमारा पूरा जीवन ऐसे अनदेखे सहयोग से भरा हुआ है जिसे हम अक्सर महसूस ही नहीं करते। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि नायकान का सबसे बड़ा उपहार हमें कृतज्ञता का नया दृष्टिकोण देना है। यही कारण है कि इस अध्याय को पूरी पुस्तक का हृदय कहा जा सकता है। वे नायकान के 3 बेहद सरल लेकिन जीवन बदलने वाले प्रश्न हमारे सामने रखते हैं। मुझे किससे क्या मिला, मैंने किसे क्या दिया और मैंने किसे क्या कष्ट पहुंचाया। पहली नजर में ये प्रश्न साधारण लग सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से इन पर रोज कुछ मिनट भी विचार करे तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान अच्छी चीजों का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। मान लीजिए आपने लंबे समय तक बचत करके एक नया मोबाइल खरीदा। पहले कुछ दिनों तक आप उसे बार बार देखते हैं, बड़े गर्व से इस्तेमाल करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही मोबाइल आपको बिल्कुल सामान्य लगने लगता है। अब आपकी नजर उसकी खूबी पर नहीं बल्कि उसकी कमी पर जाती है। यही बात केवल चीजों पर नहीं बल्कि रिश्तों और जीवन की सुविधाओं पर भी लागू होती है। जो लोग हर दिन हमारे लिए कुछ करते हैं, उनकी मेहनत भी धीरे धीरे हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। लेखक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करते हैं जिसने बेरोजगारी का कठिन दौर झेला। नौकरी छूटने के बाद उसे पहली बार समझ आया कि नियमित आय, रोज का काम और साथ काम करने वाले लोग कितने बड़े उपहार थे। जब तक सब कुछ सामान्य था, उसने कभी उनकी कीमत नहीं समझी। लेकिन जब वे चीजें उससे दूर हो गईं, तब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी सौगातों के बीच जी रहा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अक्सर हम किसी चीज की असली कीमत तभी समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं रहती। इसी तरह लेखक एक महिला का अनुभव बताते हैं। मौसम विभाग ने एक भयंकर तूफान आने की चेतावनी दी थी। लोग डरे हुए थे और हर कोई नुकसान की आशंका में था। लेकिन अंत में तूफान बिना कोई बड़ी तबाही मचाए निकल गया। उस महिला ने कहा कि उस दिन उसने पहली बार सिर्फ इस बात के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस की कि कुछ बुरा नहीं हुआ। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल तब ध्यान देते हैं जब कोई परेशानी आ जाए। जब सब कुछ ठीक चलता रहता है तब हम उसे सामान्य मान लेते हैं। नायकान हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खुशी इस बात में भी होती है कि आज कोई संकट नहीं आया। लेखक इस अध्याय में मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी लू गेरिक के विदाई भाषण का भी जिक्र करते हैं। गंभीर और लाइलाज बीमारी का पता चलने के बाद भी उन्होंने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा कि वे खुद को धरती का सबसे भाग्यशाली इंसान मानते हैं। सोचिए, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में मिली अच्छाइयों को याद कर सकता है। ये केवल सकारात्मक सोच नहीं थी, बल्कि जीवन के प्रति गहरी कृतज्ञता का उदाहरण था। उन्होंने अपने बीमारी से ज्यादा उन लोगों, रिश्तों और अवसरों को महत्व दिया जिन्होंने उनके जीवन को अर्थ दिया था। लेखक बताते हैं कि कृतज्ञता कोई ऐसी भावना नहीं है जो एक बार पैदा हो जाए और हमेशा बनी रहे। ये बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। अगर बगीचे की नियमित देखभाल न की जाए तो उसमें खरपतवार उगने लगती है और सुंदर पौधे सूखने लगते हैं। उसी तरह यदि हम रोज अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो शिकायतें, निराशा और असंतोष धीरे धीरे हमारे मन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यदि हम हर दिन कुछ मिनट रुककर ये याद करें कि हमें आज क्या मिला, किसने हमारी मदद की और हम किन लोगों के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कृतज्ञता का ये बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों को पहचानने से आती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
जब हम अपने जीवन को शिकायतों की जगह कृतज्ञता की नज़र से देखना शुरू करते हैं, तब वही दुनिया हमें पहले से कहीं अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा तरीका बदल जाता है, और कई बार यही बदला हुआ नजरिया हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अध्याय 5, हमारे ध्यान की वस्तुएं। क्या आपने कभी सुबह तैयार होते समय अपने जूतों को देखकर उनका धन्यवाद किया है, या चश्मा पहनते हुए एक पल के लिए सोचा है कि अगर ये आज आपके पास ना होता तो आपका दिन कितना कठिन हो जाता? शायद नहीं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। लेखक हमें उन साधारण चीजों की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं जो हर दिन हमारे साथ रहती हैं, लेकिन जिन पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। हम अपने कपड़े पहनते हैं, दरवाजे खोलते हैं, दीवारों के बीच सुरक्षित रहते हैं और चश्मे से दुनिया को साफ देखते हैं। ये सब इतना सामान्य लगता है कि हम मान लेते हैं कि ये हमेशा से ऐसा था, लेकिन जब इनमें से कोई एक चीज टूट जाती है, खो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तभी हमें उसकी असली अहमियत समझ आती है। तब एहसास होता है कि जिस चीज को हमने कभी महत्व नहीं दिया, वही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रही थी। लेखक बताते हैं कि हर साधारण वस्तु के पीछे अनगिनत लोगों की मेहनत छिपी होती है। जरा एक दीवार की कल्पना कीजिए। पहली नजर में वो सिर्फ ईंट, सीमेंट और रंग का एक ढांचा दिखाई देती है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो उसके पीछे एक लंबी कहानी दिखाई देती है। कहीं जंगल से लकड़ी आई, कहीं पत्थर निकाले गए, किसी ने ईंटें बनाई, किसी ने सीमेंट तैयार किया, किसी ने उन्हें ढोया, और अंत में मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके उस दीवार को खड़ा किया। यानी एक साधारण सी दीवार भी सैकड़ों लोगों के परिश्रम और सहयोग का परिणाम है। यही बात हमारे जूतों पर भी लागू होती है। हम उन्हें रोज पहनते हैं, धूल मिट्टी में चलाते हैं और बिना सोचे समझे एक कोने में फेंक देते हैं। लेकिन उन जूतों तक पहुंचने की यात्रा कितनी लंबी रही होगी। किसी ने उनका डिजाइन बनाया, किसी ने कपड़ा या चमड़ा तैयार किया, किसी ने सिलाई की, किसी ने गुणवत्ता जांची, किसी ने उन्हें पैक किया और किसी ने उन्हें दुकान तक पहुंचाया। जब हम इस पूरी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं तो एक साधारण सी चीज भी अचानक बेहद मूल्यवान लगने लगती है। चश्मा भी ऐसा ही एक उदाहरण है। जब तक वो ठीक रहता है हम शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जिस दिन वो टूट जाता है या कहीं खो जाता है, उसी दिन महसूस होता है कि उसकी मदद से हम दुनिया को कितनी आसानी से देख पा रहे थे। ये एहसास हमें सिखाता है कि जिन चीजों को हम सामान्य समझते हैं वे वास्तव में हमारे जीवन की अनमोल साथी हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम हर वस्तु के पीछे छिपे मानवीय प्रयास को पहचानने लगते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है। हम केवल उपभोक्ता नहीं रह जाते जो चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देते हैं। इसके बजाय हम उनके संरक्षक बन जाते हैं। हम अपनी चीजों का अधिक ध्यान रखते हैं, उन्हें संभाल कर इस्तेमाल करते हैं और बिना जरूरत नई चीजें खरीदने की आदत पर भी सवाल उठाने लगते हैं। सोचिए, अगर हम अपने कपड़ों, किताबों, मोबाइल या घर की छोटी छोटी चीजों को भी सम्मान देने लगे तो हमारे व्यवहार में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हम उन्हें लापरवाही से इस्तेमाल करने के बजाय उनकी देखभाल करेंगे। इससे केवल पैसे की ही बचत नहीं होगी, बल्कि संसाधनों का सम्मान करना भी हमारी आदत बन जाएगा। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। कृतज्ञता केवल लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि उन वस्तुओं के लिए भी हो सकती है जो हर दिन बिना शिकायत हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। जब हम इन चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं जी रहे। हमारा हर दिन अनगिनत अनदेखे लोगों की मेहनत, सहयोग और समर्पण पर टिका हुआ है। यही समझ नायकान की आत्मचिंतन की यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर उन्हीं साधारण चीजों में छिपी होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन सचमुच कभी नहीं देखते। अध्याय 6, जागो, तुम्हारे पास एक शरीर है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही अपने फोन की ओर देखते हैं या फिर दिन भर की परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं। आज क्या काम करना है, कौन सी समस्या सामने आएगी, किस बात का तनाव रहेगा। दिन की शुरुआत अक्सर इन्हीं विचारों से होती है। लेकिन लेखक इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जागते ही सबसे पहले यह महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। आपका शरीर सांस ले रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी आंखें दुनिया को देख सकती हैं और आपके हाथ पैर बिना किसी शिकायत के आपके लिए काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हम अपने शरीर पर तभी ध्यान देते हैं जब वो दर्द करता है या बीमार पड़ जाता है। बाकी दिनों में हम उसे मानो एक मशीन समझ लेते हैं जो बिना रुके बस काम करती रहे। लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर हर पल हमारे लिए अनगिनत काम करता रहता है।
वो हमें चलने, बोलने, सोचने, हंसने, रोने, गले लगाने और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। फिर भी हम शायद ही कभी उसके प्रति धन्यवाद महसूस करते हैं। लेखक एक 70 वर्षीय महिला की कहानी साझा करते हैं, जिसने उम्र बढ़ने के साथ कई शारीरिक कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, कई काम अब पहले जितने आसान नहीं थे, लेकिन उसने अपने शरीर से शिकायत करने के बजाय उसके प्रति आभार व्यक्त किया। उसने नायकान के 3 प्रश्न अपने शरीर से पूछे। मेरे शरीर ने मुझे क्या दिया, मैंने अपने शरीर को क्या दिया, और मैंने अपने शरीर को कितना कष्ट पहुंचाया। इन प्रश्नों के उत्तर ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर ने उसे पूरे जीवन बिना रुके सेवा दी। उसी शरीर की बदौलत उसने अपने बच्चों को गोद में उठाया, अपने प्रियजनों के साथ यात्राएं की, कठिन समय का सामना किया और जीवन के अनगिनत सुंदर अनुभव जिए। लेकिन बदले में उसने अपने शरीर को हमेशा उतना सम्मान नहीं दिया। कभी आराम नहीं किया, कभी गलत भोजन किया, कभी जरूरत से ज्यादा काम कराया और कई बार उसकी चेतावनियों को भी अनदेखा कर दिया। अध्याय में एक और लेखक की भावनात्मक प्रार्थना भी शामिल है। वे अपने शरीर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा प्यार नहीं दिया, कई बार तुम्हारी उपेक्षा की, तुम्हें थका दिया और तुम्हारी कमियों पर नाराज हुआ, फिर भी तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि अपने ही शरीर के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव है। लेखक बताते हैं कि उम्र बढ़ना कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम हर बदलाव को केवल खोने के रूप में देखने लगते हैं। यदि हम अपने शरीर को एक पुराने भरोसेमंद साथी की तरह देखना शुरू करें, जिसने जीवन भर हमारा साथ निभाया है, तो हमारा नजरिया बदल सकता है। तब झुर्रियां केवल उम्र का निशान नहीं रहेंगी, बल्कि जिए गए जीवन की कहानी बन जाएंगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर सुबह केवल 1 मिनट निकालकर अपने शरीर का धन्यवाद करना भी हमारे पूरे दिन का अनुभव बदल सकता है। जब हम अपने शरीर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हम उसकी बेहतर देखभाल भी करने लगते हैं। स्वस्थ जीवन केवल व्यायाम और अच्छे भोजन से नहीं बनता, बल्कि अपने शरीर के साथ एक प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाने से भी बनता है। अध्याय 7, प्रश्न पूछना सिखाना। क्या किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उसे सलाह देना है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो हम तुरंत समाधान देने लगते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि कई बार सबसे बड़ी मदद सलाह देना नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछना होता है। यही नायकान की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोगों को तैयार जवाब नहीं देता, बल्कि उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, क्योंकि जो सच्चाई इंसान स्वयं खोजता है, उसका प्रभाव किसी और की दी हुई सलाह से कहीं अधिक गहरा होता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि नायकान केवल व्यक्तिगत आत्मचिंतन की विधि नहीं है, बल्कि ये परामर्शदाताओं, चिकित्सकों, शिक्षकों, जीवन प्रशिक्षकों और माता-पिता के लिए भी एक बेहद प्रभावी साधन बन सकता है। वे बताते हैं कि पारंपरिक परामर्श में विशेषज्ञ अक्सर व्यक्ति की बातों का विश्लेषण करते हैं, उसकी भावनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं या समाधान सुझाते हैं, लेकिन नायकान का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ मार्गदर्शक केवल प्रश्न पूछता है और फिर शांत होकर सुनता है। वो न तो निर्णय सुनाता है, न आलोचना करता है और न ही तुरंत सांत्वना देता है। वो व्यक्ति को इतना सुरक्षित वातावरण देता है कि वो स्वयं अपने जीवन की सच्चाइयों को देख सके। यही कारण है कि नायकान का उपयोग विवाह पूर्व परामर्श में भी किया जाता है। जब होने वाले पति पत्नी एक दूसरे की कमियों की बजाय ये सोचते हैं कि उन्हें अपने साथी से क्या क्या मिला है, तो उनके रिश्ते की नींव और मजबूत हो जाती है। कृतज्ञता वहां वो काम कर देती है जो कई बार लंबी बहसें भी नहीं कर पाती। लेखक एक ऐसे चिकित्सक का उदाहरण भी देते हैं जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज करता था। वो केवल दवाइयां नहीं देता था, बल्कि अपने मरीजों को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देता था। धीरे धीरे लोगों ने अपने दुखों के बीच भी उन लोगों को देखना शुरू किया जो हर दिन उनकी सहायता कर रहे थे। इस बदलाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। ये अभ्यास जेलों में कैदियों के पुनर्वास दौरान भी उपयोग किया गया। जब कैदियों ने पहली बार ईमानदारी से ये सोचना शुरू किया कि उन्हें अपने परिवार, समाज और अनजान लोगों से क्या-क्या मिला है और उन्होंने बदले में दूसरों को कितना दुख पहुंचाया है, तब उनमें वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत हुई। केवल नियमों और सजा से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन से उनके भीतर जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई। इस अध्याय का सबसे प्रेरक उदाहरण बच्चों की कक्षा का है। शिक्षक बच्चों के सामने केवल एक पिज्जा रखकर पूछता है, ये तुम्हारी प्लेट तक कैसे पहुंचा?
पहले बच्चों को लगता है कि जवाब बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे वे सोचते हैं उन्हें एहसास होता है कि इसमें किसान, आटा बनाने वाले, दूध देने वाली गाय, पनीर बनाने वाले, सब्जियां उगाने वाले, ट्रक चालक, दुकान वाले, रसोइये और न जाने कितने लोगों का योगदान शामिल है। अचानक एक साधारण पिज्जा कृतज्ञता का जीवंत पाठ बन जाता है। लेखक इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अंत में देते हैं। वे कहते हैं कि नायकान सिखाने वाले व्यक्ति का काम किसी को बदलना नहीं है, उसका काम केवल इतना है कि वो एक ऐसा शांत और सम्मानपूर्ण वातावरण बनाए जहां सामने वाला व्यक्ति बिना किसी डर या दबाव के स्वयं अपने जीवन को नए नजरिए से देख सके। जब इंसान अपने उत्तर खुद खोजता है तब वो केवल नई जानकारी नहीं पाता बल्कि भीतर से बदलने लगता है, और शायद यही नायकान की सबसे बड़ी शक्ति है। ये किसी पर विचार थोपता नहीं बल्कि उसे अपने जीवन की सच्चाई से मिलवा देता है। अध्याय 8, आत्मचिंतन का अभ्यास कहां और कैसे करें। अब तक आपने नायकान के सिद्धांतों को समझा। आपने जाना कि कृतज्ञता कैसे हमारे नजरिए को बदल सकती है, रिश्तों को गहरा बना सकती है और हमें अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखने की ताकत देती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर इस अभ्यास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। यही इस अंतिम अध्याय का उद्देश्य है। ये केवल प्रेरणा नहीं देता बल्कि आपको एक ऐसा आसान तरीका सिखाता है जिसे अपनाकर आप हर दिन अपने मन को थोड़ा और शांत, विनम्र और जागरूक बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि नायकान का अभ्यास शुरू करने के लिए किसी महंगे कोर्स, विशेष उपकरण या कठिन तैयारी की जरूरत नहीं होती। आपको बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां कुछ देर के लिए शांति हो और आपका ध्यान बार बार न भटके। ये आपके घर का कोई शांत कमरा हो सकता है, बालकनी का एक कोना, बगीचे की कोई बेंच या कोई ऐसी जगह जहां आप बिना किसी रुकावट के अपने विचारों के साथ बैठ सकें। जब बाहर का शोर कम होता है तभी अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वे सलाह देते हैं कि दिन खत्म होने से पहले लगभग 20 से 30 मिनट केवल अपने दिन पर विचार करने के लिए निकालें। शुरुआत में यह समय थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी आदत बन जाएगी आप महसूस करेंगे कि ये दिन का सबसे सुकून देने वाला समय है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद ये कुछ मिनट आपके मन के लिए वैसा ही आराम बन जाते हैं जैसे थके हुए शरीर के लिए गहरी नींद। अगर आप किसी खास रिश्ते जैसे माता पिता, जीवन साथी, दोस्त या किसी सहकर्मी को बेहतर समझना चाहते हैं तो लेखक 50 से 60 मिनट का समय निकालने की सलाह देते हैं। इतने समय में आप केवल घटनाओं को याद नहीं करते बल्कि उन भावनाओं, छोटी छोटी बातों और अनदेखे योगदानों को भी पहचानने लगते हैं जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाते हैं। कई बार हमें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति से हम नाराज थे उसने हमारे लिए चुपचाप बहुत कुछ किया था, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इस पूरे अभ्यास का आधार केवल 3 सरल प्रश्न हैं। पहला, मुझे क्या मिला? दूसरा, मैंने क्या दिया? और तीसरा, मैंने किसे क्या कष्ट पहुंचाया? देखने में ये प्रश्न बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इनके उत्तर हमारे भीतर गहरे बदलाव ला सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि इनका जवाब केवल मन में सोचकर नहीं बल्कि लिख कर दें। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कई बार लिखते लिखते हमें ऐसी बातें याद आने लगती हैं जिन पर हमने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इन तीनों प्रश्नों में वे विशेष रूप से तीसरे प्रश्न पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। मैंने किसे क्या कष्ट पहुंचाया? ये शायद सबसे कठिन सवाल है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं लेकिन अपनी छोटी छोटी भूलों को नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है आपने किसी की बात बीच में काट दी हो, किसी का संदेश अनदेखा कर दिया हो, गुस्से में किसी को कठोर शब्द कह दिए हों या किसी की मदद करने का अवसर होते हुए भी उसे टाल दिया हो। ये बातें उस समय छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब हम ईमानदारी से उन पर विचार करते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता और संवेदनशीलता दोनों बढ़ने लगती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि नायकान का उद्देश्य खुद को दोषी महसूस कराना नहीं है। इसका मकसद केवल सच्चाई को स्वीकार करना है। जब हम अपनी गलतियों को बिना बहाने बनाए देखना सीखते हैं तभी उन्हें सुधारने की शुरुआत होती है। यही आत्मचिंतन हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। इस अध्याय में नायकान रिट्रीट का भी उल्लेख किया गया है। ये एक विशेष प्रकार का आत्मचिंतन कार्यक्रम होता है जहां प्रतिभागी कुछ दिनों तक बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहकर केवल अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने व्यवहार पर गहराई से विचार करते हैं। वहां मोबाइल, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूरी बनाकर मन को पूरी तरह आत्मनिरीक्षण में लगाया जाता है। कई लोगों के लिए यह अनुभव जीवन बदल देने वाला साबित हुआ है क्योंकि पहली बार उन्हें अपने जीवन को बिना किसी बहाने और बिना किसी दिखावे के देखने का अवसर मिलता है।
लेखक इस अभ्यास से जुड़े कई शोधों का भी उल्लेख करते हैं। इन अध्ययनों में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से नायकान का अभ्यास करते हैं, उनमें कृतज्ञता की भावना बढ़ती है, वे अपने रिश्तों को अधिक सम्मान देने लगते हैं और स्वयं को पहले से अधिक स्वीकार करना सीखते हैं। उनका तनाव कम होता है, शिकायतें घटती हैं और जीवन के प्रति उनका नजरिया अधिक संतुलित और सकारात्मक बनता है। इसका कारण ये है कि नायकान हमें केवल ये नहीं दिखाता कि हमारे जीवन में क्या कमी है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि हमारे पास पहले से कितना कुछ मौजूद है। अंत में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं, नायकान कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जिसे एक बार कर लिया और फिर हमेशा के लिए खत्म समझ लिया। ये जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। जैसे हम रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं और नींद लेते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी नियमित आत्मचिंतन जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट खुद से सच्चे सवाल पूछना, अपने भीतर झांकना और जीवन में मिले अनगिनत उपहारों को पहचानना धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी शिकायतें कम हो रही हैं, रिश्तों में अपनापन बढ़ रहा है और जीवन पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण महसूस होने लगा है। यही नायकान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये आपको कोई नया इंसान बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको अपने ही जीवन को नई आंखों से देखना सिखाता है। और जब देखने का नजरिया बदल जाता है, तो वही पुरानी दुनिया भी पहले से कहीं अधिक सुंदर, शांत और कृतज्ञता से भरी हुई दिखाई देने लगती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment.